नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी खींचतान इस वक्त खासकर दो पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कई मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा और सवाल पूछा। दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप सरकार ने यमुना नदी को इतनी बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया, झागदार और जहरीली का पानी कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी बंद हो गया। उन्होंने कहा कि 2022 में एक प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने कहा था अगले चुनाव से पहले वह लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जी 10 साल बीत गए और 2025 जाने में भी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हुई? आपने यमुना तो साफ नहीं करवाया, लेकिन 2025 आ गया। इसी के साथ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने आरोप पत्र तैयार किया है, उनका कहना है कि यह पत्र दिल्ली के सभी विधानसभा में जाकर जनता को दिया जाएगा। पार्टी ने दिल्ली की सभी 62 सीटों के लिए, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव जीते थे, अलग अलग आरोप पत्र तैयार किए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार की 9वीं और 11वीं के 1.5 लाख बच्चों को हर साल फेल कर देती है, जिससे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड बेहतर दिखाया जा सके। वहीं बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। वे लोग दिल्ली वालों को बताए कि उन्होंने 5 साल में दिल्ली के लिए क्या किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए बिजली, पानी, महिलाओं का सफर, सड़कें और अन्य काफी काम किए हैं। बीजेपी ने लोगों के लिए क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल में कोई भी काम दिल्ली वासियों के लिए नहीं किया है और अब जब चुनाव आए हैं तो मेरे खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो सीएम का कोई चेहरा है, ना प्लानिंग है, ना विजन है। दिल्ली में चुनाव नजदीक है और सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते नजर आ रही है। बीजेपी केजरीवाल को प्रदूषण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं केजरीवाल अपने चिर परिचित अंदाज में नई फ्रीबीज की घोषणा कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बना पाएगी या जनता इस बार बीजेपी को मौका देगी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के सियासी वार पलटवार पर। जिस पर्व को हम इतने नियम, निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। सर, अभी चार्जशीट जो जारी किया गया है, अनुराग ठाकुर खुद आए वहां। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है, तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना CM का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। सर एक बड़ा आरोप लगा। इंडी गठबंधन का भानुमति का कुनबा बिखर चुका। कोई दागी है, कोई बागी है, और दागी और बागियों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त, घोटाले के माध्यम से दिल्ली की जनता को लूटने वाले, दिल्ली के अंदर विकास के नाम पर ठेंगा दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल को घर बिठाने वाली है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, लेकिन पूरी पार्टी इसी स्लोगन के साथ जा रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और इससे समझ आती है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। देखिए, केजरीवाल जी लगातार लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। वो बातें बहुत करते हैं, बातों में बहुत तेज भी हैं, और दिल्ली की जनता को बार बार वादे करते हैं, लेकिन जब देने का नाम आता है तो सिर्फ धोखा धोखा और धोखा देते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे। जेल में जब उनको बेल मिली तो बेल में स्पष्ट कंडीशंस थी कि वो ना तो CM ऑफिस में जा सकते हैं, ना कोई ऑफिशियल फाइल साइन कर सकते हैं, जिसके चलते उनको। आपका स्टैंड है इस पर? ये सरकार कंगाल हो चुकी है। 31 सालों के इतिहास में दिल्ली सरकार के डेफिसिट बजट पहली बार आया। 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांग रहे आखिरी महीने में, यानी कि महिलाओं को समय पर विडो पेंशन तक नहीं लगा पा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, नई पेंशन नहीं कर पा रहे हैं, और एक शगुफा छोड़ के चुनाव के मौके पर लोगों की, महिलाओं के वोट हथियाना चाहते हैं। अब देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बहुत समझदार हो चुकी हैं, केजरीवाल के फंडे में आने वाली नहीं है। मैं सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि आप इनके फंडे में मत आइए। मोदी जी के साथ दिल्ली का विकास हम करेंगे, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन पंजाब में मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी क्या हुआ था? आपने तो वहां भी इसी प्रकार से चुनाव से पहले वायदा किया था, और आज 2 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए, लेकिन आपने 1 रुपया भी पंजाब की किसी महिला को आज तक दिया नहीं है। फिर लोकसभा के चुनाव आए, फिर आपने वही दोहराया कि हम आपको पैसे देंगे, महिलाओं को हम सहयोग राशि देंगे, लेकिन चुनाव निकल गया, फिर भी उसके बाद 1 पैसा नहीं दिया। आप देश की, दिल्ली की महिलाओं को, बहनों को ठगने का जो काम कर रहे हैं, अब की बार महिलाएं, बहनें आपको सबक सिखाएंगी और आपकी बातों में नहीं आएगी। तो दिल्ली के अंदर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने आज से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है, घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और आज खुद भी जो नेशनल कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद इस जो योजनाएं हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया था। इसके अलावा दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज आरोप पत्र के नाम से चार्जशीट
यहाँ पर आज सामने लेकर आई है, जिसमें तमाम आरोप, इसके अलावा पीछे 10 सालों में जितने भी मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए थे उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और लगातार ये सवाल आम आदमी पार्टी से बीजेपी भी और कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि 10 साल आप सरकार में रहे, 10 साल आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की सत्ता रही, लेकिन अब 2025 का जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आता है तमाम योजनाएं अरविंद केजरीवाल के पिटारे से निकलती है। तो दिल्ली के अंदर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं और वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का आगाज किया तो दूसरी तरफ आज बीजेपी ने भी आरोप पत्र निकाल दिया है और इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर आविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। आविरल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सर्वेश जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और एक ओपनिंग रिमार्क मैं सभी से लूंगी। सबसे पहले सर्वेश जी, 1 मिनट, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने अपना रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक आरोप पत्र जारी कर दिया है चार्जशीट के नाम से। इस बात से ही साफ है, हम अपना काम लेकर जा रहे हैं, हम अपनी योजनाएं लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, केजरीवाल पे आरोप पत्र निकाल रही है कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने का काम कर रही है। तो दिल्ली की जनता साफ साफ देख रही है कि जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी को हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, दिल्ली में लैंड की जिम्मेदारी, पब्लिक ऑर्डर की, वो अपना काम नहीं कर रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो, हर एक अखबार में मर्डर से लेके छिनैती से लेके गुंडे तक की हर रोजाना की घटनाएं फैली हुई हैं। तो आप खुद देख सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें लोग काम के नाम पे जानते हैं, वो खुलेआम, आपने खुद बयान चलाया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, मैं कह रहा हूं कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कह दे रही है कि मेरा इतना बड़ा काम रहा है, हमारे इतने नेता रहे, उनके ये वादे रहे, आप वोट दे दीजिए। आम आदमी पार्टी नई योजनाएं संजीवनी लेकर आ रही है। वो कह रही है कि हम बुजुर्गों का इलाज फ्री करेंगे, आप आइए, हम 2100 रुपए देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, हमने इतने बड़े बड़े, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, आप काम करिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो चार्जशीट लेके आ रही है, वो फर्जी एलजी साहब के यहाँ से एक नोटिस जारी करवा रही है। तो पूरे दिल्ली को नहीं, पूरे देश को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पे दिल्ली नहीं, देश के किसी भी राज्य में वोट नहीं मांग सकती है। वो अंबेडकर साहब का अपमान कर सकती है, बदनाम कर सकती है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सर्वेश जी, ओपनिंग रिमार्क सबसे ले तो मलिक जी, सर्वेश जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी तो जनता के बीच में अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो घोषणाएं उनको लेकर जा रही है, लेकिन बीजेपी के पास ना तो कोई काम है ना घोषणाएं हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कोसने का काम कर रही है। देखिए, आपने अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान अभी अपने टीवी चैनल के माध्यम से प्ले किया था। उस बयान की ही पहले मैं बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, नैरेटिव बनाने का, नैरेटिव खड़ा करने का, जनता को गुमराह करने का, जनता को बहकाने का ये कार्य करते हैं। झूठ बोलने का कार्य माननीय अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। ये दिल्ली की जनता भलीभांति जान चुकी है। ये दिल्ली का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वोटर स्पष्ट तौर पर जान चुका है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। अब अरविंद केजरीवाल जी के विषय में अगर बात छिड़ी है तो सर्वेश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते मौजूद हैं। मैं सर्वेश जी से स्पष्ट रूप से सवाल पूछना चाहूंगा, इन्हें उत्तर देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जिस समय हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि दिल्ली की जनता के मध्य में वोट मांगने भविष्य में वो तब जाएंगे 2025 विधानसभा चुनाव की उन्होंने बात की थी जब वो मां यमुना को स्वच्छ कर देंगे।
मां यमुना को आखिर स्वच्छ क्यों नहीं किया, यह अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए। दिल्ली के विधायक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आखिर उत्तर क्यों नहीं देते हैं कि मां यमुना का अपमान उन्होंने क्यों किया, क्यों स्वच्छ नहीं किया। उन्होंने तो दिल्ली के नागरिकों से, दिल्ली की जनता से वादा किया था। अब रही बात अरविंद केजरीवाल जी के उसी बयान की, उन्होंने कहा 2 सरकारें चलती हैं। तो ये कौन सी सरकार है? क्या एलजी साहब को सरकार बता रहे हैं? क्या एलजी साहब को भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं? एलजी साहब ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। एलजी और गवर्नर भारतीय जनता पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं होते हैं। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, और अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आए तो निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष में जाएं। ठीक है मलिक जी, फिर आऊंगी। 1 मिनट का ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेती हूँ। शैलेंद्र जी, बीजेपी का यहाँ पर चार्जशीट, आरोप पत्र, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में? जी नमस्कार जी। आज के जो हालात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो संविधान की बचाने की लड़ाई में अनवरत हो कार्यक्रम जो है, संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से हो, माननीय प्रियंका जी के माध्यम से भी लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को कुचलने की जो साजिश चल रही है, ये उसको कैसे बचाया जाए। अगर हमारा संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और ये हमारी डेमोक्रेटिक देश है। अगर इसमें लोकतंत्र की खत्म हो जाएगा तो लोगों में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव की जो ये खूबसूरती है, जिसमें हर वर्ग, जाति, धर्म को लोगों को रहने का अधिकार जो लोकतंत्र हमारा देता है, अगर जिस दिन वो खत्म होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा बड़ी त्रासदी की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। और अनवरत हमारे दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के माध्यम से लगातार उनका जो है जन चौपाल के माध्यम से अनवरत पब्लिक के बीच में वो जा रहे हैं। जो उनकी सरकार, हमारी माननीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में जो बेहतर काम हुए थे, आज भी उसको जनता पूरी तरीके से आत्मसात करती है। उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या तमाम ऐसे बेहतर काम उन्होंने दिल्ली को सौगात के रूप में दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रही, मैं उनको नमन करता हूँ। ठीक, शीला दीक्षित जी को, उनके किए गए कार्यों को, और कांग्रेस पार्टी के दिन प्रतिदिन जो उनके विकास के एजेंडे हैं, जो राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है पूरे देश में, वो उस पे जनता हमारे साथ जुड़ रही है। और निश्चित रूप से हमारी आने वाली ठीक है शैलेंद्र जी। इंदुकांत जी, देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसने बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर संजीवनी योजना लेकर आई, तो आम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना भी लेकर आई, और महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान योजना लेकर आई। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है आज वो आरोप पत्र लेकर आई है। तो आम आदमी पार्टी इन योजनाओं के जरिए क्या दोबारा से सरकार बनाने में सफल होगी, या फिर जो बीजेपी है वो 1998 के बाद जो सूखा है दिल्ली के अंदर बीजेपी का, उसको हटाने में कामयाब रहेगी? जी नमस्कार अमीषा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको ही मेरा नमस्कार। देखिए, एक बड़ी बात क्या है अमीषा जी की, इस ढंग की बातें करना चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पर जी, और ये बताना स्वयं कि जो सबसे बड़ी 3 चीजें थी वो हम नहीं कर पाए, और बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि हम नहीं कर पाए हैं, आगे करेंगे। जो अरविंद जी का बयान आपने कल देखा होगा, तो वो देखकर बड़ी निराशा भी होती है कई बार। देखिए, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अमीषा जी। एक ये कि इस ढंग के छलावे वाली बात करना कि हम आपके अकाउंट में, जैसे राहुल जी ने एक समय में कहा था 2019 के चुनाव में, कि हम सारे लोगों को 72,000 रुपए, 6,000 रुपए पर मंथ सबको देंगे, सारे जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनके परिवारों जी। और उसी तरह से इन्होंने पंजाब में कहा था आम आदमी पार्टी ने कि सारे महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे। आज 2 साल से अधिक हो गया, ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं डाला। दूसरा, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जेल चले गए थे और कोरोना आ गया, इस कारण से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब जल्दी से जल्दी कर देंगे। अभी तो हमारी 3 साल की सरकार है जी। तो अब दिल्ली में जब इस ढंग का वादा कर रही है सर आम आदमी पार्टी कि हम यहाँ 2100 देंगे लोगों के खाते में, तो जनता में नेचुरली एक सवाल उठेगा कि जो पंजाब में 1,000 नहीं दे पाया, वहां 2100 कैसे देगा। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमीषा जी कि जो भी राजनीतिक दल
ये रोग लगाया हुआ आम आदमी पार्टी का इस देश, और ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना घातक है। मैं तो कई बार अपने दोस्तों से, अपने डिफरेंट सेमिनार्स में, अपने जो विद्वान लोग हैं उनसे चर्चा में भी ये बात होती है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से थे, IRS से थे अपने अरविंद केजरीवाल जी। उनको तो इन चीजों की ज्यादा समझ होनी चाहिए कि इस ढंग की नीतियां अगर देश में इंट्रोड्यूस करेंगे, मुफ्तखोरी की चीजें बढ़ाएंगे, जो जरूरतमंद है उसको दिया जाए तो समझ में आता है। एकदम ब्लैंकेट सबको देंगे, सारे लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री, सारे लोगों को पानी फ्री, सारे लोगों को खाते में, महिलाओं के खाते में, सारी महिलाओं को बस फ्री। मतलब आप ये अगर आप अपने घर से लगा रहे होते, जो अरविंद केजरीवाल जी एक आदर्श राजनीति का लेकर आए थे मीशा जी, कि हम अपनी कार से, वैगनार से चलेंगे, हम अपने 2 रूम के फ्लैट में रहेंगे, गाजियाबाद से आएंगे जाएंगे। आज उन्होंने 50 करोड़ से अधिक का बंगला बना लिया, और वो भी उसी, आप देखिए कि सरप्राइजिंग एक बात है कि उसी कोरोना काल में बनाया, जिस कोरोना काल के चलते वो कहते हैं कि लोगों को पैसे नहीं दे पाए, सड़कें नहीं बना पाए, यमुना नहीं साफ कर पाए कोरोना काल के कारण। लेकिन उसी कोरोना काल में उन्होंने, जिसको बीजेपी शीश महल कहती है, शीश महल तैयार कर लिया। और हम तो इस बात में भी सरप्राइज होते हैं कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल की उन्होंने पिटाई करवाई, उनकी मतलब ब्लू आइड गर्ल थी वो, उनको आदर्श के तौर पर पेश करते थे, और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया अपने PS से। ये बहुत सरप्राइजिंग है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तो ऐसे वादे नहीं करने चाहिए, जी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है, क्योंकि देश के लिए घातक है जी। और जो जरूरतमंद है सिर्फ उसको देने की व्यवस्था करिए तो समझ में आता है। और दूसरा, वादे करके न करना ये कितना बड़ा छलावा है, और उसके लिए इस ढंग के तर्क देना बहुत ही हास्यास्पद और दुखद भी है। ठीक है इंदुकांत जी। सर्वेश जी, आपने इंदुकांत जी को भी सुना और मलिक जी को भी सुना। दोनों ने जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर उठाए, पहला यमुना नदी का है कि किस तरीके से, तो खुद अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट किया है कि वो यमुना नदी की सफाई उस तरीके से नहीं करवा पाए हैं। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी बड़ा सुर्खियों में रहा था जब उन्होंने कहा था कि जब अगली बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव आएंगे, उससे पहले यमुना नदी बिल्कुल साफ होगी, दिल्ली वासियों के साथ मैं खुद जाकर उसमें डुबकी लगाऊंगा। और दूसरा, महिला सम्मान योजना का जो यहाँ पर 2100 रुपया अरविंद केजरीवाल ने किया है, आप सरकार ने किया है, उसको लेकर यहाँ पर इंदुकांत जी ने भी सवाल उठाया कि पंजाब में भी यही वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अमीषा जी, मुझे अब जवाब देने का बहुत अच्छे से वक्त दीजिएगा, क्योंकि इंदुकांत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पूर्वाग्रहों से निहित, बिना तथ्य, बेवकूफी वाले बातें करी है। मैं इसलिए जवाब देने का मुझे समय दीजिएगा। देखिए, पहली बात करी इन्होंने, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यमुना की, जो बीजेपी के भी प्रवक्ता महोदय ने की। देखिए, पार्टियां चुनाव के मैनिफेस्टो में आती हैं, वो 15 लाख का भी वादा करती हैं और बोलती हैं कि जुमला है, वो भाग जाती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं कि मैंने यमुना का वादा किया था, मैं नहीं कर पाया, और दिल्ली की तमाम ब्यूरोक्रेटिक से लेकर तमाम अड़चने आप जानती हैं, जेल से लेकर कोरोना वक्त, वो एक ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैं इसको करूंगा। हमने कोई 15 लाख के जुमले और स्विस बैंक के अकाउंट की फालतू की बात नहीं की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैंने इससे यमुना पर जवाब दे दिया। बात रही 2100 रुपए की, बहुत ज्यादा इंदु जी को इस पर दिक्कत थी। जब अडानी का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है, जब 14.5 लाख करोड़ रुपया इस देश में कॉर्पोरेट का माफ हो जाता है, क्या दिल्ली की महिलाओं को बेसिक एमिनिटीज देने के लिए अगर 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी देते हैं तो क्या दिक्कत थी? यही लोग थे जो कहते थे कि अगर आप महिलाओं की बस फ्री में करोगे तो आप बहुत बड़े घाटे में आ जाओगे, आप बिजली फ्री करोगे बहुत बड़े घाटे में आ जाओगे, आप पानी फ्री करोगे बहुत बड़े घाटे में आ जाओगे। कहीं कोई घाटे में आया क्या? महिलाएं बस में जाती हैं, वो घरों में काम करने वाली महिलाएं जिनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल था, उनका 1000 रुपया हर महीने का बचता है, वो बेफिक्र होकर बसों में ट्रैवल करती हैं। क्या उनके लिए कोई दिल्ली पे बोझ पड़ा? अरविंद केजरीवाल जी का एक अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस के मॉडल, वो इकोनॉमिक गवर्नेंस के मॉडल के थ्रू चलते हैं, दिल्ली को मुनाफे का बजट देते हैं। देखिए, बात आपने अर्थव्यवस्था की कि इन्होंने कहा IRS से अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा क्या? प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली अभी भी पूरे
अर्थव्यवस्था पर भी आऊंगी, लेकिन सर यमुना की जो नदी की सफाई है वो केंद्र सरकार से भी पैसा मिला था, उस पैसे का आज तक क्या हुआ ये भी आम आदमी पार्टी नहीं बता पाई है। और इसकी क्या गारंटी है जो अरविंद केजरीवाल अभी तक कहते आए थे कि 2025 से पहले यमुना नदी को बिल्कुल साफ करवा दूंगा, लेकिन तस्वीरें सर आपने भी देखी होंगी, आपने भी सर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपने भी देखी होंगी वो तस्वीरें, हमने भी देखी। और अब इसकी क्या गारंटी है अगर 4th टर्म में अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं यमुना नदी की सफाई हो जाएगी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की उनके वादे की गारंटी से ही पूरे देश उनके साथ है। वो कहते थे कि हम बिजली हाफ करेंगे, तो जब वो सरकार में आए उन्होंने कहा कि मैं तो माफ कर सकता हूं, तो बिजली 200 यूनिट माफ कर दिया उन्होंने। वो आए अगली बार उन्होंने कहा 400 यूनिट तक जाएगी तो बिजली आधे दान कर दीजिए आप। तो वो अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पूरे देश ने अपनाया है। आज अगर फ्री बिजली की बात हो रही है, फ्री बस की बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। अगर शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लेकर आना था तो वो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। लोग कहां सोचे हुए थे? लोगों ने क्या कभी सोचा था कि सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत होगी कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार सरकारी स्कूलों में जाके वीडियो बनाएगी और कहेगी कि मुझे सरकारी स्कूलों के नाम पे वोट दे दो? सर्वेश जी आपसे सवाल पूछा है यमुना नदी की सफाई को लेकर, आप पहुंच गए फ्री शिक्षा पर, फ्री बस सेवा पर, यमुना नदी की। तो अमीषा जी बता तो रहे, सरकार ने सीधा कहा कि हमने भाई तमाम अड़चने थी, कोरोना आई, नया सरकार का जो ऑर्डर आया आप देखा किस तरीके से तमाम अड़चने थी, नहीं कर पाए, हम करेंगे। हमने कोई 15 लाख का जुमला दिया? हमने बोला क्या कि 15 लाख जुमला था? ठीक है मलिक जी, ठीक है मलिक जी रुके, मलिक जी वो तो साफ कह रहे हैं कि बीच में कोविड आ गया, इस वजह से नहीं हो पाया, करेंगे, हम बोल रहे हैं अब करेंगे, आगे करेंगे, कोविड की वजह से नहीं कर पाए। और एक और जवाब सुन लीजिए, इन्होंने कहा, जो इंदु जी ने एक बहुत ही फालतू का इल्जाम लगवाया, इल्जाम की बात करी, उन्होंने किसी भी मामले में किसी पे केस करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। टीवी पर बैठ जाते हैं बिना जिम्मेदारी के कुछ भी उलझुल बोल देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने फलाना महिला पे केस करवा दिया। ये कहां से, कौन से, अपने घर से कोई खबर लेके आए हुए हैं क्या? सर्वेश जी देखिए बड़ी ठीक है, आपने जो सवाल पूछे मैं वो मलिक जी आ रही हूँ वो लूंगी, लेकिन आपने जिम्मेदारी की बात की तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहा था 2025 तक यमुना बिल्कुल साफ, दिल्ली वासियों के साथ मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, खुद यमुना नदी में नहाऊंगा। लेकिन जो तस्वीरें देखी सर वो तो किसी से छिपी नहीं है और वो कोई झूठ भी नहीं है वो तस्वीरें। एकदम आप कह रही हैं और सरकार कह रही है कि हम करेंगे। हमने कोई ऐसा कहा क्या कि हम 2 करोड़ पर ये रोजगार का वादा? सर 2025 में 10 दिन बचे हैं, कब करेंगे फिर आप? अरे अमीषा जी बता रहे सरकार में कि नहीं सरकार में करेंगे, नहीं कर पाए। अब इससे साफ जवाब क्या चाहिए? इससे साफ जवाब ठीक है, सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एलजी कोई, अरे एलजी बीजेपी का एजेंट है, एलजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। ठीक है सर्वेश जी, आपने जो तमाम सवाल पूछे मलिक जी के पास भी आऊंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, करीब तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यह देख हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। छोरे तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा भूतपुर गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त
दिल्ली के सियासी गलियारों के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद उतरे हैं और आज रजिस्ट्रेशन अभियान का भी आगाज किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। आज उन्होंने आरोप पत्र जारी किया जिसमें तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए और पिछले 10 सालों के कार्यकाल का भी हिसाब यहां पर आम आदमी पार्टी से मांग लिया है। तो वहीं तीसरी तरफ जो तीसरे मोर्चे पर है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और नई दिल्ली से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है संदीप दीक्षित, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर यहां पर बड़े आरोप लगाए हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करें और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक जी, यहां पर सर्वेश जी ने कहा है कि जब हम चौथी टर्म में आएंगे, चौथी बार आएंगे तो दिल्ली की सफाई करवा देंगे, कोविड के टाइम पे नहीं हो पाया। और दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, उससे दिल्ली का विकास कार्य रुक गया। दिल्ली के लोगों के लिए जो काम आम आदमी पार्टी करना चाहती थी वो रुक गए हैं और यही डर है बीजेपी के अंदर। इसीलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है और क्या डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और 70 में 70 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर अभूतपूर्व तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि पूर्ववर्ती चुनाव पे चर्चा की जाती है, अब पूर्ववर्ती चुनाव पे चर्चा कर ली जाए तो पूर्ववर्ती चुनाव दिल्ली में लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का कार्य किया था। और सर्वेश भाई यहां मौजूद है, इन्होंने इंदुकान दीक्षित जी का एक वरिष्ठ पत्रकार का अपमान करने का कार्य किया। इन्होंने कहा कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं, तो खैर वो एक अलग इनका विषय हो सकता है। ये वरिष्ठ पत्रकारों का अपमान करें, ये इनकी सोच हो सकती है। और जहां तक विषय है इंडी गठबंधन पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए जी नहीं, देखिए, आपने प्रश्न के दौरान जिस प्रकार से संदीप दीक्षित जी का जिक्र किया, तो संदीप दीक्षित जी का एक बयान सर्वेश भाई को देख लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार विधायक बनना भी मुश्किल है। नई दिल्ली सीट पर फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मध्य है। ये संदीप दीक्षित जी का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान है। और उसके साथ साथ ये दिखाता है कि कितनी विपक्षी एकजुटता है, कितना इंडी गठबंधन एक है, ये बिखर चुका है। और पहले लेकिन मलिक जी देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पर और खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास ना तो दिल्ली के अंदर सीएम का फेस है, ना कोई विजन है, उनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि सर, आप महाराष्ट्र जीत जाए, आप हरियाणा जीत जाए, मध्य प्रदेश जीत जाए, छत्तीसगढ़ जीत जाए, और वो दिल्ली जो इसमें आप लोकसभा के अंदर तो हैट्रिक लगा देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी भी आपके लिए पहेली बनी हुई है। नहीं, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है दिल्ली में सीएम कैंडिडेट का, सीएम फेस का, दिल्ली की जनता ही दिल्ली का सीएम कैंडिडेट है, दिल्ली का सीएम फेस है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है, गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से वोट देगी और विजयी बनाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ यमुना सफाई के विषय पर सर्वेश जी ने कहा अगली बार सरकार बनेगी, अगली बार सफाई हो जाएगी। देखिए सर्वेश जी, इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। दिल्ली के लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, तो दिल्ली के लोग समझते हैं। सवाल कर रहे हैं दिल्ली के प्रोफेशनल लोग, उनको भी जवाब दे दीजिए। जी नहीं, देखिए, दिल्ली के लोग बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर हैं, अवेयर हैं, इस बात को जानते हैं, अवेयर सिटीजन है दिल्ली का प्रत्येक नागरिक। इसीलिए दिल्ली की जनता का अपमान करना किसी भी रूप में सही नहीं होगा। आपने कहा था, इसका अर्थ है कि आप झूठ बोल देते हैं। आपने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि वो दिल्ली की जनता के मध्य में कभी वोट की अपील करने नहीं जाएंगे अगर वो वर्ष 2025 से पहले दिल्ली में मां यमुना को स्वच्छ नहीं कर देते हैं। उसके बावजूद आखिर किस रूप में वो जा रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली की जनता के मध्य में जा रहे हैं और वो क्या कहेंगे। और नंबर 4 मैं कहना चाहूंगा, आतिशी मारलेना जी सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं है आम आदमी पार्टी की? आखिर केजरीवाल ही क्यों, आतिशी जी क्यों नहीं, सीएम फेस क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो कोई फेस नहीं है, ठीक है, कोई फेस नहीं, बिन दुल्हे की बारात है आप लोग। ठीक है मलिक जी। शैलेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जो आज बीजेपी ने जो चार्जशीट यहाँ पर आरोप पत्र जो रिलीज किया है, उसके अंदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र किया है। कांग्रेस पार्टी के जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा था केंद्र के अंदर, उसका कंपैरिजन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 10 साल के दिल्ली के अंदर के कार्यकाल से यहाँ पर किया है।
जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि जिस यमुना और गंगा के साफ करने की संकल्प खाए थे माननीय मोदी जी, बनारस में उन्होंने आए जब चुनाव लड़ने से पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या देश की जो माँ गंगा है, जिस माँ गंगा ने इनको 2 बार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया, उस माँ गंगा के साथ भी इन लोगों ने छल किया, उस माँ को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। आज आप देख लीजिए प्रयागराज में जो है संगम लग रहा है इस साल 2025 में। गंगा की स्थिति ये है कि अगर एनजीटी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उसमें अशुद्धता की मात्रा इतनी है कि नहाना भी उसमें एनजीटी के आंकड़े के आधार पे कि अभी वो इन्फेक्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, बीच में ना बोलिएगा मलिक जी। प्रवक्ता जी आपसे अनुरोध है, ठीक है। और विकास के कार्यों की जहाँ तक बात है तो आप इनका विकास का मॉडल देख लीजिए। सिर्फ जो है जाति और धर्म में नफरत फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके, इसके अलावा तीसरा कोई इनका एजेंडा नहीं है। इन्होंने उस नौजवानों शैलेंद्र जी, बिल्कुल शैलेंद्र जी, यहाँ पर मलिक अपील किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, जो है बेरोजगारी कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा। शैलेंद्र जी, मलिक जी ने देखिए यहाँ पर संदीप दीक्षित जी के बयान का एक जिक्र किया है कि संदीप दीक्षित ने ये कहा है कि जो नई दिल्ली सीट है उस पर जो मुकाबला है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। मतलब आम आदमी पार्टी आप लोगों को कहीं पर नजर नहीं आ रही नई दिल्ली के अंदर, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल की सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट है। तो जो जो चुनाव होना है पहले घोषित कर दिया। ये तो निर्णय जनता का है ना। बहुत सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि मैं यहाँ सरकार बना रहा हूँ, हमारी 400 सीटें आ रही है तो ये आ रही है, लेकिन जनता का जो निर्णय था वो कहीं न कहीं हमारे साथ रहा है। इस लोकसभा में देख लीजिए आप, तो ये कहना जो है बहुत ज्यादा कि अगर हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं या मेरा कैंडिडेट जीत रहा है तो ये कहीं न कहीं बड़ बोलापन है। मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। हमारी पार्टी का पहले से काफी तेजी से आम जनमानस, खास करके किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अनवरत बहुत तेजी से हमारे साथ जनता जुड़ रही है। और इस बार उसने संकल्प लिया है कि जननायक राहुल गांधी जी, बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में। मलिक जी रुकेगा, शैलेंद्र जी, आपने जो जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का किया है, का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने जो जिक्र यहाँ पर किया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो इस तरीके से वो है तो उनके दम पर आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें भी आऊंगी क्योंकि न्याय यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है, उसमें क्या चीजें वो भी आपके साथ जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले इंदुकान जी, देखिए यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो महिला सम्मान योजना के जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर हाल के 4-5 साल की राजनीति देखें तो अब महिलाओं के ऊपर जो चुनाव होते हैं वो कुछ ज्यादा ही केंद्रित हो चुके हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव ले ले, मध्य प्रदेश का चुनाव ले ले, महाराष्ट्र के अंदर महायुति ने जिस तरीके से वहां पर लाड़की योजना चलाई, मध्य प्रदेश के अंदर जो योजना वहां पर चलाई गई महिलाओं के लिए, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। महायुति की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। इसी तर्ज पर अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के ऊपर एक तरीके से दाव खेला है, जो आधी आबादी जिनको हम कहते हैं। जी अमीषा जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की बातें पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करने के जो चुनाव में परिणामों में असर दिखाई दिया है, उसको देखते हुए तमाम पार्टियां इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रही हैं। और अब ये एक प्रक्रिया सी बन गई है कि चुनाव के पहले घोषणा की जाए और चुनाव के बाद यथासंभव लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएं। मैं इसको मानता हूं एक तरह की ब्राइबरी। देखिए, जो जरूरतमंद है उसको आप देते हैं तो वो जन कल्याण होता है, लेकिन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन बिना जांचे परखे सबको देते हैं, चाहे किसी भी एक वर्ग को भी देते हो, तो ये एक तरह का घूस देना होता है चुनाव के ठीक पहले, खास तौर से। और चुनाव के पहले ये घोषणा करके और न देना, ये घूस देने की लालच दे करके उसके बाद छलना, डबल तरह का कपट हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आम आदमी पार्टी की जो स्थिति थी कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा गाना गा करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और आज इतना मध्य भ्रष्ट हो गए हैं कि सर्वेश जी की शब्दावली आपने देखा कि इन्होंने कहा कि बेवकूफी वाली बात। अरे थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म हो उनके में या उनकी पार्टी में, तो आप पहले बात सुनिए। इतनी तो नैतिकता रखी थी, बात सुनिए। आप बात सुनिए।
सर्वेश जी रुकिएगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई बताइए? सर्वेश जी रुकिएगा, आपको भी किसी काउंटर देश का के टाइम पूर्व दूंगी मुख्यमंत्री सर, पे इस तरीके से काउंटर बात तब करेंगे कीजिएगा अपनी क्यों? टाइम किसी पर। महिला पे केस करवा रहे? अमित शाह जी खुद महिला बेटी, आप पूछिए क्या है एक किसी पूर्व मुख्यमंत्री पे इस तरीके का और इल्जाम हया लगाएंगे? होती सर्वेश जी तो रुकिएगा मुख्यमंत्री प्लीज के सर। नाते वरिष्ठ पत्रकार करते हैं, आप अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं। आप कह रहे पहले हैं कि बात उस पे सुनिए, केस करवा आप किसी पहले महिला पे। बात सुनिए, थोड़ी सी एटिकेट बातचीत करने की रखिए पहले। मैंने आइए पहले इतने शर्म मत शब्दों करिए। का उपयोग किया, लेकिन आप मैंने बीच में टोका टाकी नहीं किया। सर्वेश आप जी, बात आप सुन करके तर्क आप से भी जवाब थोड़ा दीजिए। सभ्य तरीके से सर पेश रहिए, आप भी दूसरों को बोलने का फिर मौका दीजिए सर। सर्वेश जी प्लीज, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा सर, रुकिएगा सर, वो भी अपना विचार रखेंगे, वो भी अपनी राय रखेंगे। इंदुकान जी बोलिए। कानून व्यवस्था पर नहीं बोल पा रहे, दिल्ली की आप, महिलाएं- मैं पत्रकार हूं कि नहीं हूं, कि वरिष्ठ पत्रकार हूं या कनिष्ठ पत्रकार हूं, ये उनका काम नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही है कि एक किसी व्यक्ति की बात सुनकर जवाब दिल्ली दे? की महिलाओं इतनी भी जिसके पास एटिकेट नहीं है, महिलाओं के बारे में कद्र नहीं है कि कैसे सम्मान किया जाता है। जिन स्वाति मालीवाल को इन्होंने इतने सालों तक सर्वेश जी रुकिएगा कितना प्लीज सम्मान सर, दिया, महिला प्लीज आयोग सर का रुकिएगा। अध्यक्ष रखा। ये बोल जी आप इंदुकान जी। सोचिए कि यही कहते हैं कि रहीमन, अब उन्होंने कहा है तमाम संतों ने कि अपने पास निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। और यहाँ तो ये हालत है कि अगर आप सही बात बोल दे तो ऐसा लगता है कि आपको जोक ने काट लिया। आपको किसी की पर्सनल आप उसकी छवि काटने पे आ जाते हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि कनिष्ठ पत्रकार हैं। अरे आप इतना कॉमन सेंस लगाइए। कौन सा केस कराया, कौन सा केस उन्होंने करवाया बताइए? आप अगर बहुत सच बताइए। कोई भी आरोप लगाया क्या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था? सर्वेश जी रुकिएगा प्लीज सर। सर्वेश जी बात करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते, उसके साथ खड़े होकर उसकी एफआईआर रजिस्टर करवाते, उल्टा उसके खिलाफ सर्वेश जी देखिए, इंदुकान जी ने भी आपको बहुत धैर्य के साथ सुना है, बहुत शांति के साथ सुना है। सर्वेश जी तो आपके पास आ रही हो तो रुकिए ना सर, रखिएगा अपनी बात को। बाकी गेस्ट भी बैठे हैं सर, ऐसे तो ना तो आपके पास आ पाऊंगी ना बाकी गेस्ट से उनके जवाब ले पाऊंगी। ये इन्होंने झूठ बोला, आपने टोका नहीं, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जी ने केस करवाया। कौन सा केस करवाया? उन्होंने कौन सा केस करवाया? अरे सर बात तो सुनिए, कंप्लीट बात तो सुनिए उनकी कम से कम। बोल रहे नहीं, आप देखिए फिर से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आप झूठों तथ्य बोले। सत्य और इस तरह से भ्रष्टाचार की बातें 10 बार कहने से वो सत्य नहीं हो जाती हैं, इतना समझना पड़ेगा सर्वेश जी को। दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित है? बीजेपी से एक सवाल पूछ लीजिए पहले आप, उस पर तो नहीं पूछा आपने। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल, गलत बोल रहा हूँ। दिल्ली के महिलाओं की चिंता है तो दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं के साथ ही दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछ ले रहे? आपने नहीं पूछा। पूछिए सवाल, मेरे से पूछिए, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे से पूछिए सवाल। मुख्यमंत्री के आवास पर पार्टी की राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि उनके साथ मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत अधिकारी ने मारपीट की, उनके साथ बहुत अभद्रता की। अगर इस बात में सच्चाई या झूठ या गलत है, सर्वेश जी देखिए, उन्होंने जो बात बोली वो आरोप बोली। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे ये भी जानते हैं, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी वो भी आप भली भांति जानते हैं सर। तो अमीषा जी आप ये तरीके से बात कर रहे हैं ना कि ये मेरी बात नहीं कहने दे रहे तो हैं, सर्वेश जी ये क्या आप लोकतांत्रिक सुनने तो परंपरा में दीजिए। विश्वास रखेंगे? तो सर्वेश जी आप सुनने तो दीजिए। इंदुकान जी आप सुन लिया था, आपने टोका भी नहीं। इंदुकान जी कि रुकिएगा, इंदुकान जी रुकिएगा। स्वाति मालीवाल जी के मामले में सर्वेश जी ने जो कहा, अगर उसमें थोड़ा भी तथ्य है तो क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं था कि उनके आवास में कथित तौर पर एक महिला सांसद के साथ अभद्रता का मामला हुआ तो मुख्यमंत्री उसके मामले को खुद दर्ज कराने के लिए इनिशिएटिव लेते? ये इतनी छोटी सी बात नहीं करनी चाहिए थी इनको? बिल्कुल। अब देखिए तरीके से इन्होंने सवाल किया है, अब तरीके से जवाब दे। उस मामले की पूरी कार्रवाई न्यायिक चल रही है, कोर्ट में मामला। ये तो बड़े कोर्ट है नहीं ना, मैं बड़ा कोर्ट हूँ, जो कोर्ट का मामला हो चल रहा है। बिल्कुल आप देखिए, सुनिए सर, आप कोर्ट का जिक्र किया है, अगर अब आपने कोर्ट का जिक्र किया है और जो तमाम योजनाएं इस वक्त दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो लेकर आ रही है, तो सर ये आई थिंक जहां तक मैं ठीक हूँ, एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ की मांग यहाँ पर किसने की थी? इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फटकार दिल्ली सरकार को लगाई थी वो भी सुनिएगा सर।
वन स्टॉप सेंटर्स के स्टाफ की सैलरी क्यों यहां पर रुक रही है, क्यों देरी की जा रही है? आम आदमी पार्टी के पास क्या इतना बजट भी नहीं है कि उनकी सैलरी दी जाए? इसके अलावा एक और टिप्पणी यहां पर बता दूं जो हाई कोर्ट की ओर से की गई है कि दिल्ली सरकार रेवड़ी तो इतनी बांट रही है, इतनी फ्रीबीज दे रही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भूल चुकी है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए। अमीषा जी देखिए, रेवड़ी तो हम बांटते हैं और बांटते रहेंगे, और जितने पैसे का मैनेजमेंट है वो हम करेंगे। ये हम निश्चित रूप से उसका हम कानूनी जवाब भी दे देंगे, समझा भी देंगे। और ये आम आदमी पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 4-4 महीने नहीं मिलती थी तो एमसीडी में आते उसने कहा कि 1 तारीख को सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ट्रांसफर होगी। तो वो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल देखिए, जो भी इस तरीके की परेशानी आई, चाहे दिल्ली में एलजी साहब अपना डंडा लेके चले, दिन भर काम रुकवाने में लगे रहे, अरविंद केजरीवाल जी सुनिए, जब आप सुनिए बिल्कुल सुन लीजिए, हाँ सुन रही हूँ सर, जब काउंटर तो लीजिए। बिल्कुल, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछूंगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि क्या कर रहे हैं वो लोग जब दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है। सर्वे जी सुनिए, अमीषा जी आपने एलजी का जिक्र किया, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। आप कहते हैं कि एलजी हमारे हर एक काम में अड़ंगा अड़ा देते हैं, हर एक काम को हमारे रोक देते हैं, एलजी कुछ करने नहीं देते हैं, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार हमें कुछ करने नहीं देती एलजी के सहारे। लेकिन सर अगर आप चौथे टर्म में आएंगे फिर इसी के तरीके से एलजी के साथ आपके वाद विवाद रहेंगे, दिल्ली सरकार के सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, विकास के काम फिर आप कैसे करेंगे जब अभी नहीं करने दे रहे हैं? देखिए अमीषा जी, आपने देखा कि कैसे कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, और बिना संसद के चले हुए ऑर्डिनेंस ला के इन भाजपाइयों ने तानाशाही रूप में बदल दिया। पूरे इस देश के लोकतंत्र के लिए उदाहरण है कि भाजपा कितना अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। फिर भी वो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब जिनका अपमान इन्होंने किया, कि बाबा साहब ने अगर ताकत दे रखी है, संघीय ढांचा है, तो इसमें से ही हम रास्ता निकालेंगे। और वो इन्हीं लोगों से, इसी तानाशाह लोगों से लड़के दिल्ली के लोगों को अधिकार दिलाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी। आज अगर दिल्ली के लिए, यहाँ पे पूर्वांचलियों के लिए काम करते हैं, सभी लोगों के लिए कोई काम कर रहा, यूपी बिहार वालों के लिए कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं। तो उसी संविधान में जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे रखा है, उसी में से अरविंद केजरीवाल जी शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, तरीके निकाल रहे हैं और ये दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। मलिक जी, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सर क्या क्या, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सर आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटियों की, बहनों की चिंता करती है। हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर चिंतित रहती है और हमेशा किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता महिला सुरक्षा के साथ नहीं किया जाएगा, न होने दिया जाएगा। और महिला सुरक्षा को लेकर सही रणनीति के रूप में ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं तो कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, एक केवल उदाहरण के रूप में इन्हें दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनती है, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होता है। उसके बाद सबसे पहला राजनीतिक दल जो एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध करता है वो समाजवादी पार्टी होता है। और सर्वेश जी लंबे समय से राजनीति में हैं तो ये जानते होंगे इस विषय को भी। नंबर 2, इन्होंने अडानी और अंबानी के विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया था, कुछ कर्जा माफी ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। तो देखिए, जहां तक विषय अडानी और अंबानी का, आपके साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी थी लोकसभा चुनाव में, और आपको पूछना चाहिए सवाल कांग्रेस पार्टी से, और इस सवाल का जवाब पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने भी नहीं दिया था। और माइक खिसकाते हुए नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस सुप्रिया सुले जी की ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था, जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था कि अडानी अंबानी तो चिल्लाते हैं, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार एमओयू साइन क्यों करती है अडानी के साथ, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार अडानी के साथ गठबंधन क्यों करती है, इस पर उत्तर नहीं दिया था। साथ ही साथ विषय है करप्शन का, किसी भी प्रकार से करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के व्यक्ति के हित में, दिल्ली के नागरिकों के हित में निश्चित रूप से लगाया जाएगा। और बात आई थी पूर्वांचली भाइयों की, पूर्वांचली बहनों की, पूर्वांचलियों की, तो जिस प्रकार से विषय है पूर्वांचलियों का,
भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा पूर्वांचलियों के विषय में सोचती है। ये तो मां यमुना को स्वच्छ नहीं करते हैं। उसके साथ साथ जहां तक बात है आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े लोग आम आदमी पार्टी नहीं। मलिक जी देखिए, यहाँ पर सर्वेश जी ने ये सवाल भी उठाया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि जो संजय सिंह थे उन्होंने राज्यसभा के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वो तमाम आंकड़े बताए कि इस वक्त किस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या फिर अन्य वर्गों के खिलाफ हो। इसके अलावा जो आप अभी सर्वेश जी ने एक और मुद्दा उठाया कि जो एलजी साहब है हमारे तमाम ऑर्डिनेंस को रोक देंगे केंद्र सरकार के शहर के ऊपर, तो फिर दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं है और इस बार सत्ता में आएगी तो देखें किस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के भीतर विकास की गंगा बहेगी, चहुमुखी विकास होगा, प्रत्येक व्यक्ति के हित में कार्य किया जाएगा, युवाओं के हित में कार्य किया जाएगा। जो राज्य स्तरीय बेरोजगारी को बढ़ावा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिया गया था, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो राज्य स्तरीय महंगाई को बढ़ावा दिया गया था, निश्चित रूप से महंगाई भी समाप्त होगी दिल्ली से, करप्शन भी समाप्त होगा दिल्ली से, घूसखोरी। सर्वेश जी एक सवाल और, फिर सर्वेश जी आपके पास, शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी, फिर सर्वेश जी आपके पास। मलिक जी, लेकिन जो महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी इतनी उखड़ रही है और लगातार बोल रही है कि फ्रीबीज है, दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, तमाम चीजें गिनवा रही है। सर आपने भी तो इसी तरीके की योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर लागू की थी, तब आम आदमी पार्टी अगर कर रही है तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को? जी नहीं देखिए, इस पैनल में सभी लोग अनुभवी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंदुकांत जी हो या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, इस बात को जानते हैं क्योंकि ये अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस बात को समझते होंगे। बड़ी बेसिक सी चीज है। एक चीज है जरूरतमंद लोगों की मदद करना और जरूरतमंदों के हित में कार्य करना, दूसरी चीज फ्रीबीज की कैटेगरी में आती है। दो अलग अलग कैटेगरीज है, मैं 1 मिनट में केवल समझा देता हूँ, 30 सेकंड में केवल लूंगा। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से बात है फ्रीबीज की, जिस प्रकार से बात है जनधन योजना की, अगर आप बात कर लें, अगर आप आवास योजना की बात कर लें, अगर हम गरीब को आवास देते हैं तो फ्रीबी कहां से हो गई? अगर हम गरीब के भोजन की चिंता करते हैं जो कि आम आदमी पार्टी को नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी को नहीं है, तो क्या फ्रीबीज हो गई? अगर हम चिंता करते हैं कि गरीब के घर में शौचालय नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर मलिक जी उस तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर 81 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन देने की बात है वो भी आएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फिर वो मुद्दा भी आएगा। सर उस पर नहीं जाते हैं। शैलेंद्र जी, एक तो दिल्ली की ही बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक न्याय यात्रा निकाली गई थी, उसमें डीपीसीसी की तरफ से जो कांग्रेस के हाईकमान है, यानी कि राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, यहाँ पर प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, तमाम उन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया था कि आइए आप यात्रा में शामिल होइए। और ये यात्रा कितने दिनों से, कितने महीनों से चल रही है, लेकिन अभी भी कोई भी जो कांग्रेस का आला कमान है कोई शामिल नहीं हुआ। क्या सर दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या उन्हें ख्याल नहीं है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव हमारे पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि लगातार जो है आप देखी होंगी कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी के नेतृत्व में जन चौपाल के माध्यम से और रोड शो के माध्यम से हर जनता से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात हमारे जननायक राहुल गांधी जी की उपस्थिति, माननीय बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति, तो अभी हमारा लगातार 1 महीने का लोकसभा का जो सत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कुशासन की सरकार है, उससे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लोकसभा के पटल पे उठाया जाना बहुत ही नितांत आवश्यक था। उसको लेकर के हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सभी नेता, उसमें उनकी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए समय नहीं दे पाए। बाकी अब चीजें थोड़ी सी सब लोग लोकसभा के पटल से फ्री हुए हैं। अभी नया कार्यक्रम डिसाइड हो रहा है और नए कार्यक्रम के तहत हम लोग दिल्ली के अंदर लगातार कार्यक्रम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अमित जी कि माननीय प्रियंका गांधी जी का लोकसभा के सदन में आ जाना, पूरे देश की हमारी जो आधी आबादी की आवाज, हमारी बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। एक विश्वास के रूप में माननीय प्रियंका गांधी जी को देख रही हैं, इसलिए दिल्ली की हमारी बहनें, माताएं पढ़ी लिखी, बौद्धिक और समझदार हैं, उनको पता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी को अगर हाथों को हम मजबूत करेंगे तो हमारे हक और अधिकार को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और अमल करेगी। हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, जहाँ पर भी हमारी सरकार बनी है देश में, वहाँ पे हम महिलाओं को लेकर के पूरी तरीके से कटिबद्ध है, नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है एलजी साहब का बीजेपी के अब सर्वेश और इंदुकांत जी भी बैठे हुए, उनसे भी सवाल लेना है।
सर्वेश जी। अमीषा जी, आपने सीधे तौर पे कानून व्यवस्था की सब बात करी, देखिए कैसे भाग गया, यूपी गिनाने लगे, दिल्ली के हालातों पे नहीं की। टेलीविजन पे सीधा बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली में महंगा, दिल्ली की महंगाई दर पूरे देश में सबसे कम है, ये डेटा पढ़ के नहीं आए। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ये भी नहीं पढ़ के आए। आप देखिए किस तरीके से सरेआम कुछ भी लेकर चले आते हैं पैकेजिंग करके और कहते हैं। इन्होंने पूर्वांचलियों के नाम पे झूठ बोला, पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए देखिए कैसे भाग गए। आप एक तरफ आप वोट कटवाते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम पूर्वांचलियों का सम्मान करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम दलितों का सम्मान करते हो, दूसरी तरफ अंबेडकर 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 कहने को अपमान की तरह महसूस करते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके देखिए, इनके पास कोई काम है नहीं जिसके नाम पे वोट मांग पाए। ये लोग ये साधारण तौर पे हमारे महापुरुषों तक को सम्मान नहीं दे रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी मुखौटा लगा के चल रही है। इस बार जनता ये जहां पे थे उससे भी पीछे पहुंचाएगी। ठीक है इंदुकांत जी, आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना। आम आदमी पार्टी यहाँ पर तमाम योजनाएं कर रही है, रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, तमाम दावे उनके सुने। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। सर क्या लगता है इस बार दिल्ली के चुनाव में, अभी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी योजनाओं में आगे आई है, अभी तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अभी काफी पीछे चल रही है। जी देखिए, ये प्रतिष्ठा का सवाल अमीषा जी असल में आम आदमी पार्टी ने बनाया है। और आपने देखा कि केजरीवाल जी को जिस तरह से शराब घोटाले में जेल में रहना पड़ा 6 महीने के आसपास, तो उन्होंने आने के बाद क्या कहा कि किसी भी कोर्ट से मतलब नहीं है, हमें जनता की अदालत में अगर सफाई मिल गई, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था, आपको याद होगा कि जनता इसका जवाब देगी। लेकिन उस समय तो जनता का निर्णय इनके पूरी तरह से खिलाफ रहा, मिलकर लड़े कांग्रेस के साथ, फिर भी 7 के 7 सीटों पर हार हुई। जनता ने एक संदेश दिया। अब इस बार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा प्रेस्टीज इशू है। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में फैसला मिलेगा तब मैं सत्ता ग्रहण करूंगा। तो अब इसमें जितना भी ताकत लगा सकते हैं, जितने भी तरह से बातें कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। अब देखने की बात होगी कि अगर जनता उनके साथ खड़ी होती है तो माना जा सकता है कि उनकी बातों से जनता सहमत रही। लेकिन अगर जनता उनके साथ नहीं आती, परिणाम उनके विपरीत आता है, तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीति के लिए एक बड़ा संकट होगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंदुकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है। लेकिन दोनों पार्टियों की बातों पर, इनके वादों पर आखिरकार कितना भरोसा जनता कर पाएगी, ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। मेरे साथ आज इतना ही, कल होगी किसी और मुद्दे पर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।